नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पश्चिम बंगाल की राजनीति के एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक सफर का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसमें एक जमीनी स्तर का विरोध करने वाला नेता राज्य के 9वें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाता है। हम बात कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी की। अब जरा सोचिए, कैसे एक रीजनल लीडर ने लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री रही नेता को सत्ता से बेदखल कर दिया, और वो भी तब जब राज्य में पिछले 55 सालों से सत्ता का केंद्र सिर्फ और सिर्फ कोलकाता हुआ करता था। इस सत्ता परिवर्तन को समझने के लिए हमें उनकी इलेक्शन स्ट्रैटेजी और डेमोग्राफिक डेटा का एक वस्तुनिष्ठ और डेटा आधारित विश्लेषण करना होगा। इस पूरे पॉलिटिकल इवोल्यूशन को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। उनकी शुरुआती नींव, नंदीग्राम का दौर, उनका वो चर्चित दल बदल, कैंपेन स्ट्रैटेजी, 2026 का टर्निंग पॉइंट और आखिर में मुख्यमंत्री के तौर पर उनका पॉलिसी विजन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा है वंशावली और शुरुआती नींव, जो सीधे तौर पर पूर्व मेदिनीपुर की जड़ों से जुड़ी है। तो देखिए, शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक पहचान अचानक नहीं बनी। 15 दिसंबर 1970 को पूर्व मेदिनीपुर के करकुली में जन्मे अधिकारी का ताल्लुक स्वतंत्रता सेनानियों के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से है। उनके पिता शिशिर अधिकारी 25 साल तक कांथी नगर पालिका के अध्यक्ष और बाद में केंद्रीय मंत्री रहे। 2011 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हासिल करने वाले शुभेंदु अधिकारी को अपने पिता का बनाया हुआ ये जमीनी नेटवर्क एक मजबूत नींव के रूप में मिला। अगर आप उनके शुरुआती करियर का ग्राफ देखेंगे तो वो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप रहा है। 1995 में वो कांग्रेस के टिकट पर नगरपालिका पार्षद बने। फिर 1998 में नई बनी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में शामिल हो गए। 2006 में विधायक, 2009 में लोकसभा सांसद और 2016 तक आते आते वो राज्य के परिवहन मंत्री बन गए। ये सब रातों रात नहीं हुआ, बल्कि ये जमीनी अनुभव का एक लगातार विस्तार था। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, नंदीग्राम का दौर, जहां से एक विरोध नेता का असली उदय हुआ। साल 2007 का नंदीग्राम आंदोलन तो आपको याद ही होगा। वाम मोर्चा सरकार वहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए 10,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना चाहती थी। इसके खिलाफ बनी भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी, और यहीं पर शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर इस जमीनी प्रतिरोध का नेतृत्व किया। हालांकि उस वक्त राज्य सीआईडी ने उन पर सशस्त्र विद्रोहियों का समर्थन करने का आरोप भी लगाया था, लेकिन अंततः वो राज्य की औद्योगिकीकरण योजनाओं को रोकने में सफल रहे। इस आंदोलन का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। पहला, 2007 में इसने कम्युनिस्टों के 34 साल से अजेय होने के मिथक को पूरी तरह तोड़ दिया, और दूसरा, 2011 के बाद जब उन्हें जंगल महल का टीएमसी पर्यवेक्षक बनाया गया तो उन्होंने पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिम मेदिनीपुर जैसे कठिन इलाकों में विपक्ष के आधार को खत्म करके अपनी पार्टी का विस्तार किया। इसी सफलता ने उन्हें एक बेहतरीन संगठनात्मक मास्टरमाइंड के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन राजनीति में समीकरण बदलते देर नहीं लगती। हमारा तीसरा चैप्टर है द ग्रेट डिफेक्शन, यानी टकराव और एक नया गठबंधन। टीएमसी में परिवहन मंत्री जैसे बड़े पद पर होने के बावजूद पार्टी के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव उन्हें खटकने लगे थे। पार्टी में सत्ता का लगातार केंद्रीकरण हो रहा था, भारी रणनीतिकारों का प्रभाव बढ़ रहा था, और सबसे बड़ी बात, अभिषेक बनर्जी का तेजी से उदय हो रहा था। इस पदानुक्रम से निराश होकर अधिकारी ने एक बहुत ही रणनीतिक कदम उठाया। उन्होंने अपने सभी मंत्री पदों से इस्तीफा दे दिया और दिसंबर 2020 में औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो अपने साथ अपना पूरा विशाल ग्रामीण नेटवर्क भी ले गए। इस दल बदल ने 2021 के चुनावों में एक बेहद रोमांचक मुकाबले की नींव रखी। नंदीग्राम में अधिकारी का सीधा मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से था। यह मुकाबला कितना कांटे का था आप इस वोट शेयर से समझ सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी को मिले 48.49% वोट, जबकि ममता बनर्जी को 47.64% वोट मिले। और मार्जिन क्या था? सिर्फ 1956 वोट। जी हां, इतने कम और बेहद करीबी अंतर से मिली इस जीत ने न सिर्फ एक चुनौतीपूर्ण नेता के रूप में उनका कद बढ़ाया, बल्कि उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता भी बना दिया। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे हिस्से की तरफ, विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी चुनाव अभियान रणनीति और जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स। 2021 से 2026 के बीच उनकी रणनीति बिल्कुल क्लियर थी। भ्रष्टाचार के आरोपों और डेमोग्राफिक मैसेजिंग का सही इस्तेमाल। उन्होंने सिंडिकेट राज और स्कूल भर्ती घोटालों को जोर शोर से उठाया। 2024 में संदेश खाली के मुद्दों को उन्होंने एक बड़ा आंदोलन बना दिया। साथ ही उन्होंने मोदी की गारंटी को आगे रखा। महिलाओं को सालाना 36,000 रुपये और 33% आरक्षण का वादा।
भ्रष्टाचार की इन बहसों को उन्होंने सीधे स्थानीय लोगों की तकलीफों से जोड़ दिया, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक, खास तौर पर महिलाओं के बीच बड़ी सेंध लगी। और अगर हम डेमोग्राफिक्स की बात करें तो उनका मैसेज बहुत सीधा था। उनके सार्वजनिक बयानों ने स्पष्ट रूप से हिंदू सनातनी वोटिंग ब्लॉक को एकजुट करने पर फोकस किया। उन्होंने हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों के भारी समर्थन का दावा किया। ये साफ तौर पर राज्य के अंदर धार्मिक आधार पर बदल रहे मतदान पैटर्न और ध्रुवीकरण की ओर इशारा कर रहा था। और यही पूरी रणनीति हमें ले जाती है 5वें हिस्से की तरफ, 2026 का वो ऐतिहासिक मोड़ और ऐतिहासिक जनादेश। 2026 के चुनाव में अधिकारी ने एक बहुत ही दुर्लभ और बड़ा दांव खेला। उन्होंने एक साथ 2 सीटों से चुनाव लड़ा। नंदीग्राम में तो उन्होंने 9,665 वोटों से अपना गढ़ बचाया ही, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर हुआ भवानीपुर में। उन्होंने खुद ममता बनर्जी को उनके ही सबसे मजबूत शहरी गढ़ में 15,105 वोटों से हरा दिया। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला नतीजा था। और इस मोमेंटम का असर देखिए, 207 सीटें। इस दोहरी जीत की लहर ने भाजपा को राज्य भर में 207 सीटों का भारी बहुमत दिला दिया। इस एक जनादेश ने 5 दशक पुराने कोलकाता केंद्रित शासन को जड़ से खत्म कर दिया और सत्ता को एक नए ग्रामीण केंद्रित ढांचे की ओर मोड़ दिया। और अब हमारा आखिरी और छठा चैप्टर, मुख्यमंत्री के रूप में उनका नीतिगत दृष्टिकोण और शासन की रूपरेखा। एक विपक्ष के आंदोलनकारी नेता से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आते ही उनका प्रशासनिक रुख काफी सख्त नजर आता है। सबसे बड़ा फोकस है अप्रवासन यानी इमिग्रेशन पर। उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का कड़ाई से समर्थन किया है। ये एक ऐसी सत्यापन प्रक्रिया है जिसका मकसद वोटर लिस्ट से लगभग 90 लाख कथित अवैध नामों को हटाना है, जिन्हें वो घुसपैठिए कहते हैं। पॉलिसी के मोर्चे पर उनका एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। वो बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों के लिए CA यानी के लागू करने की पूरी वकालत करते हैं और रोहिंग्या मुसलमानों को निर्वासित करने का कड़ा रुख अपनाते हैं। लेकिन इन सख्त सीमा सुरक्षा नीतियों के साथ साथ उन्होंने सुनार बांग्ला का विजन भी रखा है, जो पूरी तरह से ग्रामीण औद्योगिकरण, बेहतर सिंचाई और मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था पर टिका है। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, कोलकाता के शहरी प्रभुत्व से निकलकर इस ग्रामीण केंद्रित प्रशासन की ओर सत्ता का ये जो ऐतिहासिक हस्तांतरण हुआ है, ये आने वाले समय में पूर्वी भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को किस दिशा में ले जाएगा? क्या ये नीतियां वो बदलाव ला पाएंगी जिनका वादा किया गया है? ये आने वाले वक्त में नीति निर्माताओं और हम सभी के लिए देखने वाली बात होगी। इस राजनीतिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।